स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ थ्री नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की। मतलब हमारे पास अगर एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें तीन वेरिएबल हो, ठीक है, और उन तीनों ही वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो वन हो। मतलब हम यूँ कहेंगे कि ओवरऑल एक लीनियर इक्वेशन एंड थ्री वेरिएबल्स, और अब इसमें चूंकि कांस्टेंट जो है हमारा वो जीरो नहीं है, इसलिए मैं इसे कहूंगा ये नॉन होमोजीनियस जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन एंड थ्री वेरिएबल। तो इस तरह से ये तीन इक्वेशन है मेरे पास। चूंकि तीन वेरिएबल है तो मैथ के रूल्स के हिसाब से हम सोल्यूशन उसी सूरत में निकाल सकते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि एक ही वक्त में इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सोल्यूशन कहलाएगा। वो सूरत में हो सकता है जब आपके पास वेरिएबल्स की तादाद के बराबर इक्वेशंस की तादाद हो, ठीक है, कम अज कम। तो यहाँ पर अब हमें इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे, और जो मेरे पास मेथड है वो है मैट्रिक्स मेथड, और इसमें हमारे पास एक इन्वर्जन मेथड होता है और एक क्रैमर्स रूल। मतलब इन्वर्जन मेथड ही से क्रैमर रूल्स बना है, और क्रैमर रूल्स में हम बेसिकली शॉर्ट वे जो है वो लगा देते हैं, मतलब फार्मूला को यूज करते हैं। तो देखें, अब इसमें सबसे पहले हम जो ये गिवन इक्वेशंस हैं इनको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना रहा हूँ, इन मैट्रिक्स फॉर्म। और जिसे हमने जो है वो इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल्स में थी, ठीक है, उनसे हमने स्क्वायर मैट्रिसेस बनाए थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया था, इसी तरह वेरिएबल मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर, लेकिन अब इसमें थ्री रोज और थ्री कॉलम्स बनेंगे। मतलब अब सबसे पहले मैं x1 के कोफिशिएंट लिखूंगा तो वो 2 है पहली इक्वेशन में, +1 है सेकंड इक्वेशन में, और -1 है थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। इसी के साथ फिर अगर हम देखें सेकंड जो वेरिएबल हमारे पास x2, इसके कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में -1, सेकंड में है +10 और थर्ड में है +1। और लास्ट में अगर आप देखें तो +2 है थर्ड इक्वेशन में, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड वेरिएबल का, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में थर्ड वेरिएबल का जो है वो है -3 कोफिशिएंट, और +1 है हमारे पास थर्ड इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट। ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंप्लीट। यहाँ पर मैं चलें इस ब्रैकेट को कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रेट हमारे पास लाइन की शक्ल में आए, और इसके बाद यहाँ पर हम बना लेते हैं मैट्रिक्स जो कि वेरिएबल मैट्रिक्स आएगा x1, x2 और x3, ठीक है जी। और इक्वल टू आएगा कांस्टेंट के, जैसे इनके नाम हम पढ़ते ही हैं इक्वेशंस में कि ये हमारे पास कोफिशिएंट है x3 का, ये -1 x2 का कोफिशिएंट, और ये जो 4 है ये मतलब अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें -4 ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इस वक्त ये इक्वेशंस जो अपनी जो है जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, 4, 10 और -6 ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, ठीक है जी। अब जो ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये x हो गया अननोन, और ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है b। अब इसमें जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को दोबारा मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं जो कि 3 है, और सेकंड मैट्रिक्स के रोज कितने हैं वो 3 है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आप देखें कि अगर ये फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय x1 2x1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय x2 -x2 आ जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय x3 +2x3 आ जाएगा, और इक्वल टू 4। तो वापस वही इक्वेशन बनती है। इसका मतलब कि हमने जो ये मैट्रिक्स बनाए हैं वो दुरुस्त बनाए हुए हैं, ठीक है। ये एक तरह से चेकिंग होगी। अब कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि आया कि क्या सोल्यूशन पॉसिबल भी है। मतलब ये जो अगर ये 3 लाइंस हैं इन 3 वेरिएबल में, मतलब हमें लाइंस मिल रही हैं, तो क्या ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम ए डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल लेते हैं, मतलब इंटरसेक्शन के लिए। अब कॉन्करेंट होना वो हमें पता चलता है बकायदा x1 x2 x3 की वैल्यू से कि ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और वो मतलब वो पॉइंट हमें मिल जाता है। मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्करेंट होने की कंडीशन भी हमें पता चल जाती है कि अगर इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट पता चल जाए, ठीक है। तो अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब ये कॉन्करेंट नहीं है, मतलब एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये चलें अब इसका हम जरा डिटर्मिनेंट लेते हैं, 2 1 -1 -1 10 1 2 -3 और 1। अब इस मैट्रिक्स को हम ओपन करते हैं, बाय रो
हम उसको ओपन कर सकते हैं, बाय कॉलम भी मतलब ओपन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मतलब इस एंट्री को लिखा जाए तो जिस रो जिस कॉलम में ये एंट्री उसको स्किप किया जाता है, तो मतलब ये एंट्रीज हम छोड़ देंगे। 10 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा, 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा, साइन इनमें माइनस का आएगा तो ये 10 -3 मतलब 10 + 3 हो जाएगा, 13 आएगा। ठीक है, आपको एक क्विकली रिवाइज किया है मैंने यहाँ पर। बेसिकली इसकी कैलकुलेशन फाइंड करना हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब -1 चूंकि ऑलरेडी इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन, और हम इस एंट्री के साथ भी नेगेटिव लगाते हैं साइन, चूंकि इसकी पोजीशन के हिसाब से जो हमने कोफैक्टर के मतलब कॉन्सेप्ट में बात समझी हुई है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। उस सूरत में नेगेटिव होता है जब जो रो और कॉलम नंबर की अगर नंबर को ऐड किया जाए और आंसर ऑड आए, तो उस सूरत में नेगेटिव आता है और इवन के सूरत में पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बल्कि +1 हो जाएगा, और जिस रो जिस कॉलम में एंट्री इनको छोड़ देंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 -1 -3 से मल्टीप्लाई होकर 3, तो 1 -3 आएगा जो कि -2 होता है। यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2, और फिर +2 जो है वो मल्टीप्लाई बाय किसके साथ आएगा, 1 + 10 के साथ, 11 के साथ। तो ये इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 26, ये बना -2 और ये बना +22, तो ये बन गया 48 में से आप 2 माइनस कर दें 46, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब कि A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट, या चूंकि इसमें मैं इन्वर्जन मेथड नहीं लगा रहा, मैं इसमें यूं कहूंगा कि सोल्यूशन इज पॉसिबल। इसका मतलब कि लाइंस कॉन्करेंट हैं। ठीक है, अब वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कैसे मिलेगा, उसके लिए वो जो फार्मूला वो हम यूज करेंगे, सोल्यूशन इज पॉसिबल हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब जो क्रैमर्स रूल है उसका जो मतलब उसके जो फार्मूलाज हैं वो ऑलरेडी इससे पिछले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ, आप वहां से इन्हें थॉरली जो है वो समझ सकते हैं। तो बाय क्रैमर्स रूल हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेंगे, जैसे A1 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है इसका पहला कॉलम जो x1 वेरिएबल वाला वो रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ, जो कि 4 10 और -6। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसका डिटर्मिनेंट है। तो इसमें मैंने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया 4 10 एंड 6 से। अब बाकी दो जो कॉलम्स हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे, इसका -1 10 और 1, और 2 3 और सॉरी 2 -3 और 1। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, आपकी असाइनमेंट है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 184। ठीक है जी, इसी तरह अब मैं A2 जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट के लिए क्या करूंगा, मैं सेकंड जो हमारे पास वेरिएबल था x2, उस वेरिएबल के कॉलम के कोफिशिएंट्स जो मैंने लिखे थे, मतलब उस कॉलम में जो कोफिशिएंट लिखे थे x2 के, उनकी जगह 4 10 एंड -6 आएगा, और बाकी जो हमारे पास कॉलम्स हैं A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के वो वही रहेंगे, मतलब कॉलम 3 भी वही रहेगा और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कॉलम 1 भी वही रहेगा, 2 1 एंड -1। इसका आंसर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 0 आएगा। ठीक है जी, और इसी तरीके से जो A3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसको जब मैंने मतलब इसके एंट्रीज के लिए क्या लिखेंगे, जो x3 के कोफिशिएंट है उनकी जगह 4 10 और -6 आएगा, जबकि पहले दो कॉलम वही आएंगे जो कि A मैट्रिक्स के हैं, जिसमें पहले आएगा 2 1 -1 और फिर आएगा -1 10 और 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा -92। ठीक है जी, अब क्रैमर्स रूल जो हमारे पास x1 है वो क्या आएगा, x1 हम फाइंड करेंगे, ये आएगा जी A1 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर A मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, जो कि बनता है 184 को आप 46, ए डिटर्मिनेंट 46 था, आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप x2 जो है वो निकाल सकते हैं, A2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को आप A डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, 0 को आप 46 से डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा, और x3 के लिए आप A3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को A डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, मतलब आप -92 को 46 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा -2। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रिपल आएगा, मतलब जिसमें x1 4 है, x2 0 है और जो x3 है वो -2 है, तो जो कि हमारी इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, और इसको फिर मैं एक सेट में लिखूंगा जो कि मेरा सॉल्यूशन सेट होगा।